तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स। याद रखिएगा किडनी स्टोन्स जो है, जब हम किडनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले किडनी स्टोन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मोस्टली हमारे जो है वो किडनी के साथ एसोसिएटेड होता है। स्टोन्स बेसिकली याद रखिएगा दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस, कौन सी होती है बेटा, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस स्टोन कहा जाता है, नॉन इन्फेक्शियस स्टोन्स और इन्फेक्शियस स्टोन। और किडनी स्टोन को कैल्कुलाई भी कहते हैं। याद रखिएगा जो नॉन इन्फेक्शियस स्टोन होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट ऑक्सैलेट। फॉस्फेट ऑक्सैलेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये जो ऑक्सैलेट्स मिल रहे होते हैं दे आर फ्रॉम लीवी वेजिटेबल्स। जितनी भी हम लीवी वेजिटेबल लेते हैं जिनमें हमारे पास टोमेटो है, पोटैटो है, एज वेल एज जो है वो स्पाइनेच है, इनमें ऑक्सैलेट्स होते हैं। जब कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट ऑक्सैलेट मिलते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसी स्टोन बनाते हैं जो हमारे किडनी के अंदर, जिनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। याद रखिएगा ये हमारे किडनी में बनती और ख़त्म होती रहती हैं, इनका कोई इन्फेक्शन नहीं होता, यह यूरिन के साथ फाइन क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज़ होती रहती हैं। लेकिन जो इन्फेक्शियस स्टोन है ये जो है वो अबाउट 20% जो होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड, 5% यूरिक एसिड से, और जो 20% होती हैं याद रखिएगा ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट पर मुश्तमिल होती हैं। ये होती है नोब्ड। याद रखिएगा क्या होंगी बेटा, ये नोब्ड होती है, नोक लाइक, इसलिए ये इन्फेक्शन काज करती हैं, हमारी नेफ्रॉन को डैमेज कर रही होती हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड से बनती हैं दैट इज़ अबाउट 5% और दैट इज़ आल्सो नोब्ड, इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस कहा जाता है। ये नोब्ड होती हैं और ये हमारी नेफ्रॉन को डैमेज करती हैं। क्या काज करती हैं? काज डैमेज टू नेफ्रॉन एंड टिश्यूज ऑफ द किडनी, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं वाट, इन्हें हम इन्फेक्शियस नाम दे रहे होते हैं। ये खुद रिमूव नहीं कर होती, इन्हें रिमूव करना पड़ता है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें रिमूवल ऑफ स्टोन के लिए एक टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं लिथोट्रैप्सी। लिथोट्रैप्सी का नाम देते हैं। बेटा लिथोट्रैप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूज़ करते हैं शॉक वेव्स। जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें शॉक वेव्स कहते हैं, एंड दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये शॉक वेव्स स्टोन्स को ब्रेक करती हैं इनटू फाइन फ्रैगमेंट्स, और ये जो फाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं देन यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम किडनी का कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो है, या स्टोन ब्लैडर में हो, ब्लैडर में है या यूरेटर में है,
या कहीं किडनी के किसी भी रीजन में है, स्पेशली जो कॉर्टिकल रीजन होता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन डिसाइड कर रही होती हैं, वहाँ पर ये स्टोन्स मौजूद होते हैं। तो ये स्टोन्स, इन्हें ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं शॉक वेव कैमरा इस्तेमाल किया जाता है, जो इन रेडिएशन को विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ, स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ फॉल आउट करते हैं टारगेटेड जो स्टोन होता है। अब यहाँ से ये स्टोन जो है ये फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा, और ये फ्रैगमेंट्स चाहे वो कॉर्टिकल रीजन में कॉर्टिकल स्टोन हो, इसे कहते हैं कॉर्टिकल स्टोन, या वो यूरेटर स्टोन हो, या फिर वो ब्लैडर का स्टोन हो, तो ये वेव्स ब्रेक्स अप करती हैं इनटू फाइन फ्रैगमेंट्स, और ये फ्रैगमेंट जो होते हैं स्टोन के, ये यूरिन के ज़रिए पास होते हुए हमारे यूरिथ्रा से पास आउट हो जाते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ती। हम शॉक वेव का इस्तेमाल करते हैं, शॉक वेव कैमरा होता है जिसको फोकस करते हैं टारगेटेड स्टोन पर, और स्टोन को फ्रैगमेंट में चेंज कर देता है कौन, वेव्स, जिसकी वजह से ये यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाती हैं। या फिर हमारे पास दूसरा प्रोसेस जो इस्तेमाल होता है, दैट इज़ सर्जिकल प्रोसेस। लेथोट्रॉप्सी अगर हम नहीं करवाते तो जो प्रोसेस होता है दैट इज़ दी सर्जिकल प्रोसेस। और सर्जिकल प्रोसेस में याद रखिएगा हमें क्या करना पड़ता है, एक इंसेशन देना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है किडनी को। इसमें इंसेशन देते हैं और इंसेशन देकर रिमूवल ऑफ स्टोन होता है, इसलिए इसको सर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। आपको एक्सपोज करना पड़ेगा किडनी को, और किडनी से बाय यूजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पिकअप किया जाता है डायरेक्टली स्टोन को, और इस प्रोसेस को सर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ आल्सो पेनफुल प्रोसेस, लेकिन लिथोट्रैप्सी में शॉक वेव का इस्तेमाल है, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। नहीं लिखा हुआ, हाँ आप लिथोट्रॉप्सी करेंगे। अगर सर्जिकल प्रोसेस नहीं है तो फिर लिथोट्रॉप्सी भी करेंगे, तो वहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास है रीनल फेलवर या किडनी फेलवर। बेटा यू नो वेरी वेल, जब हमारे किडनी वर्क करना बंद कर देते हैं, वर्किंग मीन्स जब ब्लड फिल्टर नहीं करते हमारे किडनी, उस कंडीशन को हम रीनल फेलवर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किडनी या नेफ्रॉन जो हैं आर फेल्स टू ब्लड क्लॉट, सॉरी फेल्स टू ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर नहीं करते, जिसकी वजह से हम कंडीशन कहते हैं फेलवर। अब इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि पर्सन विल या पर्सन गोइंग टू किडनी फेलवर। जिन सिम्टम में लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, वीकनेस, एज वेल एज ब्रीथलेसनेस, प्यास भी ज़्यादा लगती है, ब्रीथिंग लेसनेस होगी, वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एज वॉमिटिंग है, एज वेल एज नोजिया है। नोजिया कहते हैं मतली आना या उल्टी लाइक कंडीशन होती है। ब्लीडिंग इन द स्टमक इन सीवियर कंडीशन, ब्लीडिंग इन दी स्टमक, और मे बी कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कंडीशन क्या है, जब नेफ्रॉन और किडनी ब्लड फिल्टर नहीं करते
यूरिन फॉर्मेशन नहीं होती, उस स्टेज को हम नाम देते हैं रीनल फेलियर। और जिसमें सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन जो आ रही होती हैं, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस रहेगी, ब्रीथिंगलेसनेस होगी, वोमिटिंग कंडीशन हो जाएगी, नोजिया लाइक, ब्लीडिंग इन द स्टमक इन अ सीवियर कंडीशन, ये हमारे पास सिम्टम होते हैं रीनल फेलियर के। अब जब रीनल फेलियर पे जा चुका होता है पेशेंट, तो उसे इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम डायलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? डायलाइसिस। तो बेटा डायलाइसिस, इसमें हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड by using different techniques, either by surgical process, either by the specialized machines। इसलिए हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं डायलाइसिस को। डायलाइसिस की दो टाइप होती हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस जो कि सर्जिकल प्रोसेस है, और दूसरा हीमो डायलाइसिस। बेटा याद रखिएगा, सर्जिकल डायलाइसिस में हम किडनी को एक्सपोज करते हैं, इसमें भी एनसेशन देना पड़ता है, और यू नो वेरी वेल के फेलियर कंडीशन में किडनी का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पर पेरिटोनियल फ्लूइड पाया जा रहा होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, इसके अंदर बहुत सारी वेस्ट जमा होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जो है बाय सर्जिकल प्रोसेस किडनी को एक्सपोज करते हैं, और डायरेक्टली कैथेटर नीडल लगा रहे होते हैं इनटू दी पेरिटोनियल कैविटी, और ये कैथेटर नीडल जो होती है दैट इज डायरेक्टली अटैच विद द वेस्ट बैग, और यहाँ से जो भी वेस्ट निकाली जाती है पेरिटोनियल फ्लूइड से, वो जमा होती है वेस्ट बैग में। इसमें सर्जिकल प्रोसेस है, इंसेशन देना पड़ेगा, किडनी एक्सपोज करके हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की जो कैविटी है इसमें हम जाएंगे, और जो वेस्ट है उसे रिमूव किया जाता है, और डायरेक्टली वो वेस्ट बैग में आ रहा होता है। ये प्रोसेस तकरीबन 3 to 4 आवर्स ले जाता है। इट इज़ हाईली पेनफुल बिकॉज द किडनी रिमेन एक्सपोज्ड, because incision is there, and directly catheter will be inserted into the peritoneal fluid or the in between peritoneal membrane and kidney tissues, जहाँ से फ्लूइड को निकाला जाता है और वेस्ट बैग में डालते हैं। 6 to 10 आवर्स नहीं, ऐसा नहीं होता, 6 to 10 आवर नहीं है, आई थिंक 3 to 4 आवर्स, इतनी देर तक सर्जिकल प्रोसेस हो ही नहीं सकता। देन बेटा हीमोडायलाइसिस जो होता है, ये दैट में टेक्स 3 to 6 आवर्स। इसमें हम याद रखिएगा डायलाइसिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें डायलाइसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले फेस्ट्यूला तैयार करते हैं। फेस्ट्यूला बनाया जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल दिस इज़, ये ह्यूमन आर्म है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्टरी और दूसरा वेन, दोनों का यहाँ पर जंक्शन तैयार कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं फेस्ट्यूला। इसे हम यहाँ पर फेस्ट्यूला बनाते हैं, और यहाँ पर एक क्लिप लगाते हैं जो कि दोनों के ब्लड को मिक्स होने नहीं देता, और ये जो कनेक्शन बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज फेस्ट्यूला। अब फेस्ट्यूला हम तैयार कर लेते हैं, और डायलाइजिंग मशीन, यहाँ से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और इनटू द आर्टरी
और आर्टरी से ब्लड लेकर ये कैथेटर ट्यूब जा रही होती है डायलाइज़र मशीन की तरफ। डायलाइज़र मशीन जो होती है इसके अंदर याद रखिएगा एक जाल होता है ख़ास किस्म की वेजल्स का, जिन्हें डायलाइजिंग वेजल कहते हैं। ये डायलाइजिंग वेजल्स पूरा इस मशीन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ होती हैं, और डायलाइजिंग वेजल जो हैं यहाँ पर जब ब्लड जाएगा और डायलाइजिंग वेजल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो करता है, जब ये फ्लो करता है तो डायलाइजिंग वेजल्स के दरमियान जो रीजन होता है वहाँ पर डायस्टेट फ्लूइड होता है। ये ब्लड फ्लो करेगा कंटिन्यूसली, और यहाँ से ये जो रीजन है यहाँ पर ग्रीनिश कलर जो आपको दिखाया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड डायस्टेट फ्लूइड। ये जो डायलाइजिंग वेजल होती हैं दैट इज़ परमिएबल टू द वेस्ट मटेरियल, वाटर एज वेल एज टू आइंस। तो बेटा अब ये जो डायलाइजिंग वेजल हैं जहाँ पर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से एक्सेसिव साल्ट्स, एक्सेसिव वाटर डायस्टेट फ्लूइड में चला जाएगा। यहाँ से जगह जगह वेजल जहाँ से सर्कुलेट कर रहा है ये ब्लड, एक्सेसिव आइंस, साल्ट्स एज वेल एज वाटर, यह डायस्टेट फ्लूइड में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये डायस्टेट फ्लूइड जो है वन साइडेड कंडक्टर होता है वेस्ट बैग के साथ, यहाँ लगा होता है वेस्ट बैग। अब ये जो डायस्टेट फ्लूइड जिसके अंदर बहुत सारे आयन, साल्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल आ चुके होते हैं, ये डायस्टेट वेस्ट जो है वो यहाँ पर वेस्ट बैग में आना जमा होती है, जिसे हम नाम देते हैं वेस्ट बैग। तो बेटा इस वेस्ट बैग में जब जमा होती है और जो ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, ये जो डायलाइजिंग वेजल होती हैं ये दूसरी साइड पर भी एक ख़ास किस्म के कैथेटर से अटैच होती हैं। अब यहाँ फिल्टर होने के बाद जब नंबर ऑफ टाइम सर्कुलेट करता है ब्लड, मोस्टली आयंस एंड एक्सेसिव साल्ट को निकाल चुका होता है फ्लूइड के अंदर, और ये जो है वेस्ट फ्री हो चुका होता है, वेस्ट ड्रेन होती है वेस्ट बैग में और ब्लड आना शुरू करता है ऑन अदर साइड ऑफ दी डायस्टेट, जो कैथेटर ट्यूब है इसमें आना शुरू करेगा। अब ये ट्यूब जो होती है जगह जगह इसमें कनेक्टेड होते हैं प्रेशर मेंटेनर्स, प्रेशर मेंटेन करने वाली मशीन्स लगी होती हैं, और इसमें टेम्परेचर सस्टेनर लगे होते हैं जो कि टेम्परेचर को सेट करेंगे। यहाँ पर प्रेशर मेंटेनर जो है वो मशीन होती है जो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करेगी। तो फाइनली ये जो फिल्टर्ड ब्लड है ये कैथेटर के ज़रिए हम लेकर जा रहे होते हैं और इसे इंटर करते हैं कैथेटर ट्यूब के ज़रिए, कैथेटर नीडल के ज़रिए इनटू द वेन्स। अब आर्टरी से निकाला हमने, डायलाइजिंग मशीन में डाला, वहाँ पर फिल्ट्रेशन हुई, मोस्ट ऑफ द वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में चला गया, बाकी जो प्यूरीफाई ब्लड था वो एक ख़ास किस्म की वेजल से होता हुआ प्रेशर सस्टेनर, टेम्परेचर मेंटेनर मशीन से पास होता हुआ कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पर कैथेटर ट्यूब से होता हुआ जाएगा इनटू द वेन। अब यहाँ एक साइड से ब्लड आ रहा होता है, दूसरी साइड से ब्लड वापस जो है बॉडी में जा रहा होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो डायस्टेट फ्लूइड में जमा होता रहता है और वहाँ से मूव करता हुआ वेस्ट बैग में आकर जमा होता है। इसमें तकरीबन 3 से 6 घंटे एवरेजली लगते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो ब्लड के अंदर तो फिर कभी कभी 6 से 8 घंटे भी खा जाता है ये प्रोसेस। इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम ब्लड निकालते हैं और मशीन में फ़िल्टर करते हुए दोबारा एंटर करते हैं। किसको? नहीं बेटा, ये हीमोडायलिसिस है, दैट इज़ नॉन सर्जिकल प्रोसेस। तो ये मशीन ही तो है, इसे कहते हैं डायलाइजर मशीन।
नहीं होती बेटा, नहीं होती। मैंने किए हैं बहुत डायलाइजर मशीन। हाँ तो किडनी मशीन उसको डायलाइजर मशीन ही कहते हैं बेटा। कौन सी? हाँ ये एब्नॉर्मल, लेकिन ये डायलाइसिस मशीन है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ये डायरेक्ट सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर नीडल, इसे कहते हैं पेरिटोनियल, इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, इसमें मशीन लगती है। गौर से देखें। हाँ पेरिटोनियल नहीं होगी ना, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं डायलाइजर मशीन, जो डायरेक्टली ब्लड ले रही है। बुक में गलत लिखा है तो डायलाइसिस मशीन ये होती है। ये जो होती है ये मशीन, इसमें हम कैथेटर लगाते हैं, सर्जिकल प्रोसेस है। ये ऑप्टोनॉमियल मशीन की तरह काम कर रही होती है। ये इसके साथ वेस्ट बैग अटैच होता है डायरेक्टली। इसमें सर्कुलेशन नहीं होती, इसमें डायरेक्टली वेस्ट निकाला जाता है, जहाँ ब्लड को फिल्टर करके दोबारा रिटर्न किया जाता है बॉडी के अंदर। दैट इज कॉल्ड डायलाइजर मशीन। बुक में गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है मिस्टेक। दैट इज कॉल्ड डायलाइजर मशीन। और डायलाइसिस, इसको हीमोडायलाइसिस कहेंगे और इसे हम पेरिटोनियल डायलाइसिस कहते हैं। ये सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें ब्लड नहीं जा रहा ना, इसमें से डायरेक्ट हम वेस्ट निकाल रहे हैं, वो वेस्ट जो कि आपकी पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर जमा है। ब्लड यहां नहीं ले रहे हम, इसमें हम वेस्ट डायरेक्टली निकाल रहे होते हैं। वो वेस्ट जो कि कहाँ जमा हो रही होती है, ऑलरेडी डिफ्यूज होकर। कहाँ से? क्योंकि ऑलरेडी नेफ्रॉन तो काम ही नहीं कर रही होती, तो वेस्ट जो है वो डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। वहाँ पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वहाँ जमा होता रहता है, वहाँ से हम निकाल रहे होते हैं। और यहाँ से हम निकालते हैं डायलाइजर मशीन से, या पूरा प्रोसेस मशीन के जरिए तैयार होता है और मशीन के जरिए हम इसको लगा रहे होते हैं। अब बेटा ये हमारे पास देन है किडनी ट्रांसप्लांट। बेटा हीमोडायलाइसिस में मशीन का इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं डायलाइसिस मशीन या डायलाइजर मशीन। इसके अंदर जो मशीन होती है वो हम सिंपल मशीन होती है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल में और डायरेक्टली जो है वो वेस्ट को सकअप कर रही होती है, या कुछ सक्कर्स लगे होते हैं इसके अंदर जो इसको फ्लिक करते हैं और फ्लूइड को अपटेक करते हैं। यहाँ ब्लड नहीं आता या वेस्ट आ रही होती है, जहाँ ब्लड बॉडी से निकल रहा है, निकलने के बाद डायलाइजिंग मशीन में एज वेल एज जो फिल्ट्रेशन ट्यूब्स होती है उसमें सर्कुलेट करता है। फिल्टर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद जो है वो वेस्ट बैग में चला जाएगा फिल्ट्रेट, और ब्लड प्यूरीफाई होने के बाद प्रेशर सस्टेनर, टेम्परेचर मेंटेनर जो मशीन्स होती हैं या जो लगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से पास होकर दोबारा इसको कैथेटर में लेते हैं हम लोग, कैथेटर ट्यूब में, और बाय इंसर्टिंग कैथेटर नीडल इनटू द वेन्स, और ब्लड वेन में डाल रहे हैं। यहाँ से ब्लड निकाला जाता है और दूसरी साइड से ब्लड लगाया जाता है। आर्टरी से लेते हैं, वेन में डालते हैं ताकि हार्ट की तरफ मूव करे। जी हाँ, जो किडनी अफेक्टेड होता है उस किडनी में लगाते हैं। दोनों साइड पे इंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड है। हाँ एक ही टाइम पे, अगर दोनों अफेक्टेड हैं तो 2 इंसेशन लगाने पड़ेंगे, और 2 क्योंकि बीच में वर्टिब्रल कॉलम आता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे किडनी होते हैं, इसलिए 2 जगह आपको इंसेशन देना पड़ेगा, लेफ्ट भी देंगे राइट भी देंगे। इसमें अगर आपके दोनों भी अफेक्टेड हैं तो डायरेक्टली आप फेस्टुला से ब्लड ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही फेस्टुला काफ़ी होता है। जी नहीं, या तो अगर हमें इमरजेंसी वेन लगानी पड़ती तो हम नेक में लगाते हैं जहाँ हमारे आर्टरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हम फेस्टुला बनाते हैं और फेस्टुला में दोनों को कनेक्शन किया जाता है, और फेस्टुला बनने के बाद भी 1 वीक के बाद जो है वो कंटिन्यूटी में आता है। अदरवाइज हम इमरजेंसी केसेस में नेक वेन ले रहे होते हैं, यहाँ पर मशीन को लगाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए होती है। फेस्टुला आपका अगर चलता रहे तो सालों साल तक भी वर्क करता रहता है। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट, सुने कभी ट्रांसप्लांटिंग? बेटा ट्रांस का मतलब होता है तब्दील होना, ट्रांसप्लांटेशन। बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक लेते हैं डोनर, और जो हमारा पेशेंट होता है वो होता है एक्सेप्टर। अब इसमें क्या होता है, डोनर अपनी किडनी डोनेट करता है, उससे हम किडनी को लेते हैं और एक्सेप्टर की बॉडी में इंसर्ट करते हैं।
लेकिन कोई इतना आसान काम नहीं है, इसमें ठीक ठाक टाइम लगता है। इसमें हम पहले क्या कर रहे होते हैं, जो है जनरली तो हम कहते हैं कि डोनर ने दिया, रिसेप्टर में लगा दिया, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। और 85% केसेस जो होते हैं दे आर सक्सेसफुल। लेकिन इसमें ट्रांसप्लांटेशन से पहले हम बहुत सारे टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें क्रॉस मैच होता है, जिसमें जो है वो टिश्यू मैचिंग होती है, जिसमें याद रखिएगा ड्रग रिएक्शन देखे जाते हैं, जिसमें जो है वो ससेप्टेबिलिटी देखी जाती है, जिसमें जो है वो हम इसके RH फैक्टर देख रहे होते हैं। उसमें फिर हम याद रखिएगा ब्लड ग्रुप्स भी देखते हैं, ब्लड ग्रुपिंग देखी जाएगी, RH फैक्टर, ब्लड टाइप्स भी देखी जाएगी। खासतौर पर टिश्यू मैचिंग और ड्रग रिएक्शन देखे जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट अगर मैचिंग में आएंगे तो हम डोनर से निकालते हैं, रिसेप्टर की बॉडी में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं व्हाट, द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देन हमारे पास द थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स वाला पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। बेटे जब हम थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास याद रखिएगा कि एनिमल्स के दो ग्रुप बनते हैं। एक तो एक्टोथर्मस, या ओल्ड टर्मिनोलॉजी में हम नाम देते हैं पोएकिलोथर्म्स, पोएकिलोथर्म्स कहा जाता है। दूसरा इसको हम नाम देते हैं होमियोथर्म्स। दो ग्रुप्स। लेकिन याद रखिएगा पोएकिलोथर्म्स को हम कहते हैं कूल ब्लडेड। बेटा इन्हें कूल ब्लडेड इसलिए कहा जाता है कि इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन से वेरिएट हो जाएगा। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, जिस वजह से इनको कूल ब्लडेड कहते हैं। और इन्हें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम नाम देते हैं एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास एम्फीबियंस हैं, जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। ये सारे के सारे एक्टोथर्म्स में आते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल वेरिएशन से चेंज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये सारे अपने आप को ओवर विंटर में या ओवर समर में अपने आप को छुपा लेते हैं, हिडन कर लेते हैं, और फ्रॉग और एम्फीबियन खासतौर पर अपने आप को मड में ले जाते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में, ताकि लो या हाई टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट असरअंदाज ना हो। तो इसलिए कोल्ड ब्लडेड को हम कहते हैं वो एनिमल जो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन से अपने टेम्परेचर को वेरिएट करें या वेरिएट हो जाए, उन्हें हम नाम देते हैं पोएकिलोथर्म्स या एक्टोथर्म्स। अब होमियोथर्म्स जिन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड, जिन्हें कहा जाता है गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। बेटा जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो होमियोथर्म्स कहलाते हैं ओल्ड टर्मिनोलॉजी में, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उनको नाम देते हैं एंडोथर्म्स। मीन्स जो अपने मेटाबॉलिज्म से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इनमें हमारे पास आते हैं बर्ड्स और इनमें हमारे पास आते हैं मैमल्स। लेकिन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में एक्टोथर्म और एंडोथर्म के दरमियान एक और कैटेगरी आती है, जिसे हम नाम देते हैं हेटेरोथर्म्स, जिनके पास वाइड रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है। ये वाइड रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर के साथ हैं।
जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमिंग बर्ड, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल है बैट्स एज वेल एज लिजर्ड्स। मेनली बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड जो हैं इन्हें हम कहते हैं हेटेरोथर्म्स। इनके पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए इनको हेटेरोथर्म्स कहते हैं, यानी ये वाइड रेंज तक अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स की, और जिक्र आता है एंडोथर्म्स का, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, बाय मेटाबॉलिज्म्स। इनमें मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है बेटा, फॉर व्हाट, फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब इन एनिमल्स में याद रखिएगा दो किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। एक होंगी फिजियोलॉजिकल और दूसरी है बिहेवियरल। बिहेवियरल मीन्स ऑफ रेगुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ रेगुलेशन। एक फिजियोलॉजिकल मीन होगा और एक बिहेवियरल मीन्स होता है। जनरली फिजियोलॉजिकल मीन्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और बिहेवियरल मीन्स में इमिग्रेशन, माइग्रेशन, हर्डलिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिहेवियरल मीन्स में आती हैं, जिसे हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब बर्ड्स एंड मैमल्स में हम देख रहे हैं कि स्पेशली मैमल में किस तरह मेंटेनेंस होती है टेम्परेचर की। तो बेटा इनमें जब हम जिक्र करते हैं बर्ड्स और मैमल का, तो याद रखिएगा बर्ड्स और मैमल्स में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, इन केस ऑफ बर्ड्स दैट वुड बी 40 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन केस ऑफ मैमल्स जो टेम्परेचर होता है दैट इज दी 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मैमल्स एंड बर्ड्स जो है ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हमने देखा बिहेवियर होंगे या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी। अब इनके पास रेंज ऑफ टेम्परेचर 40 to 43 है बर्ड्स के पास और 36 to 37 है मैमल के पास। अब इसमें जो भी एक्टिविटीज़ आएंगी याद रखिएगा, इसमें एट लो टेम्परेचर, जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर लो होता है यानी कि कोल्ड कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, कोल्ड कंडीशन में आपने याद रखना है कि कोल्ड कंडीशन में जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होंगे इसमें बेटा सबसे पहले इरेक्शन ऑफ हेयर्स। मैमल्स आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में आपकी स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं और हेयर्स आपकी बॉडी के लिए एज ए इंसुलेटर काम कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी की हीट को लॉस होने नहीं देते, इसलिए सर्दियों में इरेक्शन ऑफ हेयर होती है। ये भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आपकी स्किन के एपिडर्मिस के नीचे कुछ मसल होते हैं, पैपिलरी मसल्स, जो हेयर्स की बेस पर होते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे और हेयर्स एज आ इंसुलेटर काम कर रहे होते हैं, एज इंसुलेटर्स। फिर याद रखिएगा अब फिजियोलॉजी में भी कौन सा प्रोसेस आ रहा है, जब नॉन शिवरिंग है। यहाँ पर याद रखिएगा नॉन शिवरिंग प्रोसेस है, जब आपको कपकपी नहीं हो रही होती या कपकपाहट नहीं होती, उस वक़्त अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में शदीद सर्दी के बावजूद भी हम कपकपा नहीं रहे होते, लेकिन हमारी स्किन के बाल खड़े हुए होते हैं, इसे एज आ इंसुलेटर काम कर रहे होते हैं। दूसरा वीजो डायलेशन, वीजो कॉन्ट्रैक्शन, वीजो कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है और इसमें वेजल का डायामीटर जो होता है, वेजल का डायामीटर वो नैरो होना शुरू हो जाता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स। जब ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो आप याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का सप्लाई हमारी स्किन को कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन हमारी ड्राई होती है।
और हमारी ब्लड वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जितना कम सप्लाई होगा स्किन को ब्लड, उतना हीट लॉस होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसलिए वीजो कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और हेयर अरेक्शन भी होती है जब नॉन शिवरिंग कंडीशन होती है, लेकिन टेम्परेचर लो होता है कोल्ड कंडीशन में। उसके बाद जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे फैट्स का जो है वो डिपोजिशन होना मोस्टली मैमल्स में भी, लेकिन जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स है ये बहुत बार रोल करती है सी मैमल्स में, जिनमें सील्स वगैरह होते हैं। ये अपनी स्किन के नीचे जो समंदर, जब पानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के साथ होता है, पानी जमने वाली कंडीशन पर आ जाता है, तो ये मैमल फैट्स को डिपॉजिट करते हैं एंड दैट कंडीशंस, और फैट भी एज अ इंसुलेटर का काम कर रही होती हैं। इस तरह हमारी स्किन के नीचे जो फैट्स है ये भी एज अ इंसुलेशन कर रही होती हैं, एज अ इंसुलेटर होती हैं, ये बॉडी की हीट को एवॉल्व होने नहीं देती। विजोडाइलेशन, हेयर अरेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स बीनीथ द स्किन, ये उस वक्त फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है जब आप कंडीशन नॉन शिवरिंग में है। कौन सी में है? नॉन शिवरिंग कंडीशन में है। तो उस वक्त बेटा आपको नेचर ने ये फिजियोलॉजिकल मीन दिए हैं। लेकिन जब कंडीशन आ जाती है शिवरिंग वाली, कभी कभी क्या होता है कि आपको सर्दी होते ही शिवरिंग हो जाएगी। तो बेटा शिवरिंग में याद रखिएगा कि शिवरिंग में कपकपाहट हो रही होती है, उस वक्त जो फिजियोलॉजिकल मीन होते हैं दैट इज रिलीज ऑफ हार्मोन्स। क्या होते हैं? इसमें हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है, और जो हार्मोन्स जिसमें एड्रेनलिन है और दूसरा है थायरॉक्सिन। और याद रखिएगा एड्रेनलिन शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज करती है मेटाबॉलिज्म को, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, और दूसरा थायरॉक्सिन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज करती हैं मेटाबॉलिज्म को, एज वेल एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये भी एक फिजियोलॉजिकल मीन है। इसी कॉन्ट्रैक्शन से भी बॉडी हीट जनरेट करती है, एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपकी शिवरिंग कंट्रोल में आती है। मेनली एड्रेनलिन हार्मोन एंड थायरॉक्सिन। कभी कभी क्या होता है, हमें सर्दी लग रही होती है लेकिन थोड़ी देर बाद हम रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि सडन फौरन जो है एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और एड्रेनलिन शॉर्ट टर्म के लिए आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, बॉडी ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और आपकी शिवरिंग कंट्रोल में आ जाती है। या फिर अब जब कभी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एरिया में जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में या ठंडे इलाकों में, वहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली लो रहता है, तो उस वक्त आपकी बॉडी मुतवातर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है। इसका लेवल वैसे तो नॉर्मली प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन इसका लेवल बढ़ जाता है ताकि मेटाबॉलिक रेट लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज़ हो जाएं और आपकी बॉडी उतनी हीट जनरेट करे जितनी आपकी बॉडी को मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए लाजमी है। तो ये थी शिवरिंग कंडीशन में और ये थी नॉन शिवरिंग कंडीशन में। अब हम देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन में बिहेवियर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। बिहेवियर, बेटा बिहेवियरल एक्टिविटीज़ में या बिहेवियरल मीन्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनमें हर्डलिंग का प्रोसेस होता है। ये क्लोज एसोसिएशन में बैठते हैं, एक दूसरे के पास जुड़ जुड़ के बैठना शुरू करते हैं, उसे हर्डलिंग कहा जाता है, ताकि आपकी बॉडी की हीट कंजर्व रहे। इस तरह हम भी सर्दी में कोशिश करते हैं कि एक साथ झुंड में बैठें ताकि हमारी बॉडी की हीट कंजर्व हो सके। याद रखिएगा इस कंडीशन में हम अगर मैन है तो लाइट क्लॉथ्स, हल्के कपड़ों का पहनना, एज वेल एज जो है वो
यूज ऑफ एसी, फैन, जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं। माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो बेटा अब आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स जो नॉर्दर्न एरिया से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है वहाँ पर हमारे जो रीजन में, सिंध के रीजन में आना शुरू करते हैं, ताकि बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कूलिंग कंडीशन है वो अफेक्ट ना करें। जैसे सीज़न दोबारा सेटल होता है ये वापस माइग्रेट करके अपने एरियाज़ में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन करना, या फिर आप ठंडे इलाकों में हैं तो आप कुछ महीनों के लिए या कुछ डेज़ के लिए किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं, ये भी एक बिहेवियर मीन है, क्योंकि आपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हिजरत की है, माइग्रेशन की है। और सॉरी, यहाँ पर नॉट हैवी क्लॉथ्स बट लाइट क्लॉथ्स बट हैवी क्लॉथ्स, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आपने देखा होगा हम बहुत बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन रहे होते हैं और जो है वो कपड़ों को डबल डबल पहन रहे होते हैं ताकि बॉडी की हीट कंजर्व रहे। तो बेटा यहाँ हैवी क्लॉथ्स, हर्डलिंग्स, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, ये सारे क्या हैं, बिहेवियरल मीन्स। या फिर इंसान है तो हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में बिहेवियर मीन ये होता है कि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन रहे। तो यहाँ पर मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं जब कोल्ड कंडीशन की, तो हर्डलिंग, हैवी क्लॉथ्स, माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, फ्रॉम कोल्ड एरियाज टू वार्म एरियाज, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। देन बेटा हमारे पास जो है जब टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का हायर हो, मीन्स अंडर वार्म कंडीशंस, जब वार्म कंडीशन पे हम जाते हैं तो यहाँ पर भी मैमल्स और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर कुछ और होते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल बिहेवियर अगर आप देखें हम, तो बेटा फिजियोलॉजिकल मीन्स और बिहेवियर में से सबसे पहले फिजियोलॉजिकली तो बेटा सारा उलट प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें हेयर्स टर्निंग डाउन, स्किन हेयर्स, अक्सर गर्मियों में क्या हो जाएगा कि पेपलरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और स्किन हेयर्स टर्न डाउन, एज वेल एज वीजो डायलेशन, जहाँ वीजो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी वहाँ वीजो डायलेशन होगी, ब्लड सप्लाई स्किन को बढ़ेगा ताकि हीट लॉस हो। एज वेल एज जो है वो बहुत सारे एनिमल में पेंटिंग मोस्टली डॉग में या कैट में, या कभी कभार आप देखें तो काओ, या अगर बहुत ज़्यादा धूप वाली कंडीशन हो तो काओ है, बिफेलो है, और बहुत सारे मैमल में पेंटिंग होती है। जब ये हाँफना शुरू करते हैं और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए अपना जो है वो लॉस कर रहे होते हैं बॉडी हीट, पेंटिंग है। एज वेल एज जो है वो विजुअलाइजेशन, लोवरिंग मेटाबॉलिक्स रेट्स, लोवरिंग बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है लोअर होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन उस वक्त स्लो हो जाती है और एड्रेनल की जो है एड्रेनलिन, इसकी सिक्रेशन भी स्लो हो जाएगी बिल्कुल, और मेटाबॉलिक रेट लोअर हो जाएंगे। ये हमारे पास है फिजियोलॉजिकल मीन। जब हम बिहेवियरल मीन की बात करते हैं तो सेम एज वहाँ ठंडे इलाकों से गर्म में आ रहे थे या गर्म इलाकों से ठंडे में जाएंगे, इसमें भी बर्ड्स और माइग्रेशन हो रही होती हैं। माइग्रेशन एज वेल एज लाइट क्लॉथ्स, इंसान है तो हम बहुत बारीक और पतले कपड़े पहन रहे होते हैं। एज वेल एज जो है वो लाइट क्लॉथ्स होते हैं, माइग्रेशन इमिग्रेशन है। एज वेल एज यूज़ ऑफ फैन, एसीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़, हमारी बिहेवियर, हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो ये सारी बिहेवियरल हैं, इमिग्रेशन, माइग्रेशन,
अब यहाँ पर याद रखिएगा, सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा हो और हीट ज़्यादा जनरेट हो। ये सारा बिहेवियर एंड डाइटरी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अंडर वार्म कंडीशन, और दैट इज़ ड्यूरिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। देन जब हम बात करते हैं रोल ऑफ ब्रेन इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, तो बेटा हमारे ब्रेन का जो स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस, रोल ऑफ ब्रेन की जब हम बात करते हैं इन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, इन थर्मो रेगुलेशन में किसका रोल? द रोल ऑफ ब्रेन। तो बेटा याद रखिएगा, आपके ब्रेन का एक पार्ट जिसे हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। आपने अगर कभी देखा हो तो आपका जो फोर ब्रेन है एज वेल एज देयर इज मिड ब्रेन, यहां पर होता है सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो फोर ब्रेन है इसका जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसके साथ हाइपोथैलेमस लगा हुआ होता है। ये इस रीजन में ये पी शेप स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थर्मोस्टेट। जब हम थर्मोस्टेट की बात करते हैं इसका मतलब ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सूटेबल लिमिट में सेट आउट करता है, और जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर को आप नाम देते हैं सेट पॉइंट। क्या नाम देते हैं बेटा? सेट पॉइंट का नाम देते हैं। जो हमारी बॉडी का सेट पॉइंट 37 डिग्री है, इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जब ये सेट पॉइंट मेंटेन्ड होता है तो हमारी तमाम तर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, शिवरिंग कंडीशन में भी और नॉन शिवरिंग कंडीशन में भी जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट हो रही होती हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कौन दे रहा होता है? ऊपर से हाइपोथैलेमस। ये सारी एक्टिविटीज़ जो अंडर कोल्ड कंडीशंस, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग, एज वेल एज ड्यूरिंग वार्म कंडीशन जो भी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, सबकी कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसे थर्मोस्टेटनर कहते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करता है बाय कमांडिंग ऑल दीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ता है, उसे कहते हैं पायरेक्सिया। क्या कहते हैं बेटा? यानी फीवर कह रहे होते हैं, जो कोई बुखार की कंडीशन, फीवर। अच्छा, ये फीवर दो किस्म के होते हैं। एक फीवर होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। कौन से होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं उसमें फ्लैक्चुएशन की वजह से कभी कभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसे कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस फीवर, जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर ओवर होता है, लेकिन इस एक्टिविटी से आपके मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट से। लेकिन कभी कभार जो है वो इन्फेक्शियस फीवर होता है आपको, जिसमें याद रखिएगा कोई भी वायरल फीवर हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल जिसमें आप नाम देते हैं टाइफाइड वगैरह, या कोई प्रोटोजोनल जिसको हम नाम देते हैं मलेरिया का फीवर प्लाज्मोडियम की वजह से। तो बेटा जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में जाता है, वो बैक्टीरिया हो टाइफाइड काजिंग यानी कि टाइफोसा, या कोई वायरस हो या प्लाज्मोडियम हो, जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो फाइटर सिस्टम है, जो कि WBCs एज वेल एज प्रोटीन्स पर बेस कर रहा होता है, इसमें जो मैक्रोफेज सेल होते हैं, कौन से सेल्स? मैक्रोफेज सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? एक केमिकल सीक्रेट करते हैं
जिस केमिकल को हम नाम देते हैं पायरोजिन। क्या कहते हैं? ये पायरोजिन कहाँ जाएगा? जब हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से पहुंचता है ये हाइपोथैलेमस तक, तो हाइपोथैलेमस इस पायरोजिन केमिकल की वजह से जो आपकी जो सेटिंग डिग्री होती है, जो सेट पॉइंट है, उससे इंटरप्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतवातर बढ़ता है, जो कि 98.6 से may rise to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस कंडीशन को इन्फेक्शियस फीवर कहते हैं। जब रेजिस्ट करने के लिए वायरल, बैक्टीरिया या प्लाज्मोडियम, जिसे जनरली आप पैथोजीन कह रहे होते हैं, किसी भी पैथोजीन को रेजिस्ट करने के लिए जब आपकी बॉडी क्या करती है, आपके मैक्रोफेज सेल ने केमिकल पैदा किया पायरोजिन, इसने आपके ब्लड में गया, ब्लड से हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन को पहुंचा, आपका हाइपोथैलेमस इंटरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका सेट पॉइंट डिस्टर्ब होगा और बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू कर देगा। और ये फीवर फायदे में होता है, क्योंकि जैसे फीवर टेम्परेचर राइज होगा, जो एक्टिविटी ऑफ द पैथोजीन होती हैं ये अफेक्टेड होती हैं, रेप्लिकेशन रेट ऑफ द पैथोजीन डिस्टर्ब हो जाएगा और कभी कभी इस ओवर टेम्परेचर से पैथोजीन डेड भी हो सकता है। लेकिन वायरस की रेप्लिकेशन इससे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी और जिसमें लिखा गया था कि डोंट किल द फीवर, फीवर किल द वायरस। कभी भी बुखार होते ही बुखार का इलाज मत करें। ये आपकी बॉडी की एक अपनी फेवरेबल एक्टिविटी है जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। इसमें आपकी बॉडी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पैथोजीन को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब आप बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स एंड ड्रग्स, जिसे आप मेडिसिन कहते हैं, जो अब आप केमिकल्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैबलेट्स, कैप्सुलेशंस, इंजेक्शन की सूरत में, आप क्या करते हैं, मैक्रोफेज की जो पायरोजिन प्रोडक्शन है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से आपका फीवर तो दोबारा टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पैथोजीन आपकी बॉडी के अंदर अपनी कैपेबिलिटी को जो है वो कंटिन्यू रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चलता रहेगा लेकिन फीवर आपने रोक दिया। इसलिए कहते हैं बॉडी को अपनी एक्टिविटी करने दें, 3 to 4 डेज तक आप फीवर होने दें ताकि बॉडी अपना डिफेंस खुद करने की पूरी कोशिश कर ले। अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग भी लें, साथ साथ जो है वो कोई भी पायरोजिन को रोकने वाली सप्रेसर ड्रग्स लें ताकि फीवर भी कंट्रोल में हो जाए और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेप्लिकेशन को भी रोक दें। तो दिस इज़ अबाउट द पायरेक्सिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। थैंक्स।